हेलो एंड वेलकम टू गो फॉर फिल्म। तो आज हम लोग बात करने वाले एक जाने वाले प्रोड्यूसर से जिनका नाम है संजय परसवानी। हेलो सर। तो सर आज हम लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आप जो मतलब बचपन से यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा है कि मतलब पहले आप स्टूडेंट में स्कूल लाइफ, फिर हाई स्कूल, फिर यहाँ, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए सर। बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा शरारती रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती करना, बहुत ज़्यादा ये करना। तो नागपुर का एक्चुअली ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि कुछ टॉक शोज करता था। तो उसने मुझे आके डिस्क्राइब किया कि यार मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आप सपोर्ट करोगे मेरे साथ में? तो मैंने कहा ऑब्वियसली, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ही सेड कि आप जस्ट करते जाओ, बाकी मैं हूँ यहाँ पर करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे जैसे मैं काम करते गया तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें। फिर एक शो तो हो नहीं पाया वो। तो वहाँ पे भी आप प्रोड्यूसर के रोल में ही थे? नहीं, वहाँ पे मैं प्रोड्यूसर नहीं था, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट के तौर पे मैं लगा हुआ था। तो मुझे पता ही नहीं था कि असिस्टेंट क्या होता है, कैसा होता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। सो जैसे जैसे मैं काम करते गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलते गया कि ऐसा होता है। तो इंटरेस्ट मेरा काफ़ी डेवलप हो गया उसमें कि ये सब चीज़ें होती है, ऐसा होता है। तो सडनली मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद का स्टार्ट करूं। तो मैंने एक शो कंडक्ट किया, एक बनाया, उसे डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद में अब कुछ मेरे जो रिलेटिव्स है वो ऑलरेडी पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड से भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे एक सपोर्ट लेके और मैं थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ूँ उन चीज़ों को लेके। देन मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मेरा एक टॉक शो है जो कि यंगस्टर्स के ऊपर में है और थोड़ा डिबेट काइंड ऑफ है। सो उन्होंने मुझे परमिशंस दिलवा दी कॉलेजेस की। कॉलेजेस में जाके मैंने शूट किया, देन टेलीकास्ट हुआ, वो अच्छा खासा पॉपुलर भी रहा, अच्छा खासा। तो कहते हैं ना कि एक बार अगर लग गया तो फिर दूसरा शो सडनली बन जाता है। तो सेकंड मैंने शो स्टार्ट किया था जिम्मेदार कौन, जो कि सारे पॉलिटिशियंस उसमें मुझे लेके आने थे जो नागपुर के जाने माने लोग थे अपना। तो मैंने उनको ऑलरेडी फिर पिच किया, उनको समझाया कि मैं आपको लाइव ऑडियंस के सामने बैठाऊंगा और लाइव ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस करेगी। देन शो हुआ, बट ज़्यादा कुछ चला नहीं, जिससे फ्लॉप हो गया। और मैंने मार्केट से काफ़ी पैसा उठाया हुआ था। वो पैसा इसलिए उठाया था कि अब घर वालों की तो हेल्प लेनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अगेंस्ट थे इन चीज़ों के लिए कि नहीं, इन लाइन में ऐसे लोग जाते हैं, वैसे लोग जाते हैं। तो मैं एक सिंधी बैकग्राउंड से हूँ, सिंधी फैमिली से। तो हमारे इसमें यही चीज़ सिखाया जाता है कि बेटा है, पढ़ाई कर ली, अब चलो धंधे पे बैठ जाओ दुकान पे। तो वो चीज़ एटलीस्ट मुझे नहीं करना था कि वो एटलीस्ट वहाँ पे बैठो और पैसे गिनते बैठो। कुछ इनोवेटिव चाहिए था, कुछ एक डिफरेंट लाइफ चाहिए थी मेरे को। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छी है। तो झगड़े भी काफ़ी हुए मेरे कि इस फील्ड में आने के लिए। तो फाइनली मैंने लोगों का पैसा, कर्जा मेरे ऊपर में हो गया बहुत ज़्यादा। अब मुझे उसे चुकाना है। चुकाने के लिए फिर मैंने जॉब किया, जो कि टाटा इंडिकॉम के मोबाइल्स आते थे, मैंने वो बेचे। फिर जैसे सैलरी आती थी मैंने उनको सबको दिया पैसा। जब मेरा सब कर्जा ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि बॉस यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से मुझे आई थिंक मुंबई जाना चाहिए। बट मुंबई आने के बाद में कोई एक पहचान चाहिए होती है कि आप किसके भरोसे आ रहे हो। इंडस्ट्री में आप किसी को नहीं जानते हो, कोई नहीं जानते हो, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। तो सडनली मैंने डिसाइड किया कि जाना है, मतलब जाना है। सो बस आई थिंक ये कुछ तो 1000 रुपीज़ में लेकर आया था उस टाइम पे, जो कि जब मैं मुंबई उतरा तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। सो एक दिन मैंने जैसे तैसे एक नाइट काटी, मैंने रेलवे स्टेशन के इधर वहाँ काटी। मुझे एक फ्रेंड का नंबर था, मैंने उससे कांटेक्ट किया। उसने मुझे कहा कि एक हफ्ते के लिए तो मेरे साथ रह सकता है। वहाँ एक हफ्ता रहा। फिर उसके बाद में मुझे दूसरे फ्रेंड से मुलाकात हो गई, जो कि मुझे उसने पार्टी में लेके गया था एक दिन नाइट लाइफ दिखाने के लिए। तो वही पार्टी में मुझे मेरे किसी पुराने फ्रेंड से मेरी मुलाकात हो गई। उसने मुझे कहा कि तू मेरे घर पे आ जा। तो मैंने कहा यार ये अच्छा मौका है कि एटलीस्ट मैं रह सकता हूँ, कि रहूँगा तो मुझे काम कहीं ना कहीं से लाइन मिल ही जाएगी। रहा, मुझे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने कुछ कंडीशंस भी रखी कि अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको यही चीज़ें करनी पड़ेगी। आई सेड ओके, आई हैव नो इशू, मैं कर लूँगा, बिकॉज मुझे आगे बढ़ना है। उसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो जैसे जैसे मैंने किया, फिर मेरे एक दूसरे फ्रेंड मिले जिनकी ऑलरेडी पहचान थी बालाजी में।
तो उन्होंने मुझे बालाजी में गैरी बिंदर करके एक जो डायरेक्टर थे उनके साथ मुझे ज्वाइन करवा दिया असिस्टेंट में। वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया, शुरू किया। धीरे धीरे करके, जब फिल्म तो हर किसी को करना है, तो धीरे धीरे करके मुझे फिल्म की लिंक मिली, और जैसे लिंक मिली तो फिर उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि मैं कभी बाकी जो चीज़ें करनी है या क्या करना है। मैंने फिर सिर्फ फिल्में ही की है अभी तक, बाकी की बस। और कंटिन्यू करते करते फिर यही चीज़ हुआ कि एसोसिएट तक ये पहुंचा। एसोसिएट तक ये पहुंच गया तो फिर आप प्रोडक्शन तो ऑलरेडी सीख ही जाते हो, क्योंकि मैनिपुलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कि चीज़ें आपको शफल करनी पड़ती है जिसको, तो वो एक प्रोडक्शन का पार्ट ही बेसिकली कहलाता है वो। तो उसी में मैंने प्रोडक्शन सारी चीज़ें सीखी कि इस तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं प्रोडक्शन करना, या ऐसा होता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, किसी ने नहीं सिखाया। बस यही था कि काम करते गए, आदमी सीखते गया, आगे बढ़ते। सो तो हेलीकॉप्टर इल्ला में आपने काजोल मैम के साथ काम किया, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ और फिल्म करते हुए सर, तो वो जानना चाहेंगे सर थोड़ा सा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उनके साथ वो मेरी पहली फिल्म थी, और वो फिल्म करके मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो यूनिट थी वो मेरी लाइफ की बेस्ट यूनिट थी। और जैसा मैं यूनिट सोचता था कि नहीं यार ऐसी यूनिट होनी चाहिए, और वो उसी टाइप की यूनिट थी जैसा मैं हमेशा सोचता कि इतने अच्छे लोग, इतने सोबर लोग, कि आप कहते हैं ना कि समझदार आदमी। तो समझदार आदमी वो नहीं होता है जिसको आप बताओ और वो समझ जाए। समझदार वो होता है जो बगैर बोले आदमी समझ जाए। तो वो समझदारी थी आपस में हम सबकी कि क्या था, कैसा था। जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंस था, जब मुझे दादा ने, जो डायरेक्टर है मिस्टर प्रदीप सरकार, तो अब सडनली उन्होंने खड़ा कर दिया कि नहीं संजय को बुलाओ और उनको कपड़े पहनाओ और खड़ा करो उनको, क्योंकि एक्टर हमने नहीं बुलाया। मैंने कहा दादा क्या कर रहे हो ये सब चीज़ें? मैंने कहा दादा मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें। दादा ने कहा, मैंने कहा आप खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ बस। दादा लेकिन बोले लेकिन कुछ नहीं, आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, डायरेक्टर बोल रहे तो ऑब्वियसली मना ही कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। अब अंदर से तो थोड़ी नर्वसनेस थी अपना वो चीज़ की, क्योंकि स्क्रीन पे आप आने वाले हो 10 चीजें। तो फर्स्ट टाइम आपने एक्टिंग कर रहे थे? उसके पहले भी एक आध बार कर चुका हूँ, लेकिन एक होता है ना कि यार आप बिहाइंड द कैमरा आप काम करते हो। अब स्क्रीन का जो है, अब डायरेक्शन फील्ड से भी रहा हूँ मैं, तो डायरेक्शन फील्ड का तो मुझे पता है कि क्या चीज़ होती है और कैसा आता है और क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो चीज़ का। तो उतना तो मुझे आइडिया था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नर्वसनेस तो रहती है कि क्या चीज़ हो जाए, क्योंकि इतने बड़े एक्टर है आपके सामने, फर्स्ट टाइम आपके मुझे सामने कर रहा, तो कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो क्या रहेगा, कैसा होगा, क्या फील होगा। तो बस वही चीज़ें खाती है आपको, और कुछ नहीं होगा। तो इंसिडेंट छोटा सा हो गया था कि जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो इंसिडेंट सीन ये था कि मैं काउंटर पे बैठा हूँ और वहाँ से मैडम आती है और मुझे हाँ, और मैं कहता हूँ कि वाह लीला जी आप तो काफ़ी फेमस हो गई, इन सब आपका फेमस हो गई। तो वो कहती है कि हाँ थैंक यू। तो कुछ कैश देती कि मुझे चेंज दो, मुझे कॉल करना है, क्योंकि बिकॉज 90s की इरा की फिल्म थी, उस टाइम पे PCOs चलते थे। तो उन्होंने कॉइन लिया और जाके कॉल वॉल करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि फर्स्ट टेक हुआ ओके, सेकंड टेक हुआ ओके, थर्ड टेक हुआ कि एक और सेफ्टी के लिए, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टेक वॉज ओके बिकॉज शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, और वो फर्स्ट टेक ही ओके था। बट एक होता है कि ऑप्शन के तौर पे कि लेके रखते अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एटलीस्ट हमको संभाल सकते हैं, सब चीज बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 3 टेक लिए। अब यहाँ से मैडम जब शॉट चेक करने गई तो उन्होंने डायरेक्टर के साथ में ऑलरेडी कुछ तो भी हुई, कानाफूसी हुई उनकी कि कुछ तो भी संजय को एक प्रैंक करते हैं। तो मैडम आई मेरे सामने, मैडम ने कहा कि संजय लाउड बोलो, लाउड। तो आई वॉज शॉक कि मतलब लाउड बोलो, क्यों लाउड बोलो इतना? मैंने कहा ठीक है लाउड बोलता हूँ। मुझे पता था कि लाउड कितना ये कैरेक्टर में बोल सकता हूँ, तो उससे मैंने, जिसे हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं कि डीबी बढ़ाना, डीबीज जो बढ़ाते हैं हम, तो उससे मैंने 1 dB नहीं 1/2 dB मैंने अपने साउंड को अप कर दिया।
वो आया वापस से सेम चीजें हुआ, तो मैंने बढ़ाया, तो बोले नो और ज्यादा लाउड चाहिए, लाउड लाउड चाहिए। मैंने कहा ठीक है ओके, तो मैंने और थोड़ा सा डीपी बढ़ा दिया कि मैंने कहा अभी जहाँ 50% बढ़ाया था वहां पे मैंने 75% कर दिया, कि मैंने कहा इससे अब ऊपर जाना बेकार है वरना ये कैरेक्टर मार खाएगा, तो मैंने सिर्फ 75% बढ़ाया। फिर सेम स्टार्ट हुआ, एक्शन हुआ, सब चीजें हुआ, फिर वही चीज हुआ कि नो 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 मुझे और लाउड चाहिए, लाउड चाहिए। तो मैं समझ गया कि कुछ तो प्रैंक हो रहा है। मैंने कहा ओके ओके मैम ओके। तो देन आया तो मैडम ने कहा अभी 200% हो गया हुआ। नहीं कुछ नहीं, कोई डायलॉग नहीं हुआ, सिर्फ क्या बात, फुल्ली पाउजेस था, विदाउट डायलॉग सीन चल रहा है। कैश दिया उन्होंने, मैंने चेंज दिया, लेके चुपचाप चले गए, सारी यूनिट हंस रही है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो कि उनके साथ में काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यूनिट में फन रहता है एक, क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हमें 14 आवर्स 16 आवर्स 18 आवर्स भी हो जाते हैं, जो मैक्सिमम हम लोग यूनिट के साथ में वक्त बिताते हैं आपस में। तो जो कि आप इसे बोल सकते हो कि फैमिली से ज्यादा हम लोग इनके साथ वक्त बिताते हैं, तो एक टाइप की आपकी फैमिली हो जाती है ये। तो इसलिए यूनिट के साथ में अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो वो अटैचमेंट जो बढ़ा ना, तो उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा कि डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि एक और फिल्म करूँ मैं उनके साथ में, क्योंकि फन रहता है, मस्ती रहती है। वरना लोग इतना टेंशन में काम करते हैं कि उसका क्या हुआ, अरे उसका नहीं हुआ, अरे ये उसका प्रॉब्लम हो गया। 10 चीज़ों की इतनी प्रॉब्लम्स आती है प्रोडक्शन में कि प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रॉब्लम सुनने के लिए होता है। लोग कहते नहीं कि नहीं यार प्रोडक्शन तो कोई भी कर सकता है, बट एक छोटी सी चीज़ है कि अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताई जाए तो आप सामने वाले को क्या कहोगे, कि आप यही कहोगे कि सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस करता है। बट यहाँ पे प्रोडक्शन में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सुनता है, वो उसके ऊपर में इतना ज्यादा हाईवी हो जाता है ना कि वो थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाता है कभी कभी। बट वो फन करने के लिए हमें कभी कभी कुछ मस्ती करनी पड़ती है, कि कभी किसी के साथ में कुछ प्रैंक कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। जैसे अभी दिल्ली का हमारा जो स्केड्यूल था, हमने कैमरा जो टीम थी, हमने उसे कहा कि कुतुब मीनार पे कैमरा चढ़ाना है और वहाँ से शूट करना है। सो दे वर शॉक्ड कि सर क्या बात कर रहे हो आप, वहाँ कुतुब मीनार पे सर जाएंगे कैसे हम लोग, सीढ़ी से। बट सर कितनी सीढ़ियां हैं, चढ़ना पड़ेगा। तो एक छोटा सा प्रैंक कर दिया हमने वहाँ पे, तो कैमरा टीम टोटली शॉक हो गई थी कि यार अब ये हमें ऊपर चढ़ाएंगे, मतलब दोपहर से चढ़ना पड़ेगा, पहुंचेंगे कब, वो सनसेट का लेना है, मतलब वो एक इमरजेंसी भी होती है कि जल्दी जल्दी काम करना है, सब चीजें करना है। तो यूनिट में थोड़ा सा फन भी रखना जरूरी है, कि ताकि यूनिट है ना थोड़ा सा डिप्रेशन में ना रहे। वरना क्या होता है, डिप्रेशन में रहती है ना, तो कोई भी आदमी आता है ना तो उसके ऊपर में कोई एकदम चिल्लाना शुरू कर देता है। इरिटेशन वाला जो टोन होता है, अरे क्या कर रहा है अपना चीज का, तुझे समझ में नहीं आता। तो वो इरिटेशन ना है ना, इसलिए फन्स होते हैं कि फन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर फन नहीं रहा ना तो मजा नहीं आएगा। इसलिए वरना आप डिप्रेस होते जाओगे, फिर आपको अटैक के चांसेस ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं। और प्रोडक्शन वाले सबसे ज्यादा होते हैं कि अटैक से ही ज्यादा आ जाते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस है। तो अजय देवगन सर का जो फिल्म है तानाजी, उसमें सर आपका क्या रोल है सर, क्या आप उसमें कर रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें भी वही चीज़ है कि हम लोग प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में मेरी ये सेकंड फिल्म है, जो कि अजय देवगन फिल्म्स मैंने जो ज्वाइन किया था वो ईला से मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ से उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा कि सब चीज़ें थोड़ा सा बजटिंग में और सब चीज़ें देख के फिर वो चीज़ बैलेंस हो गया वो चीज़ का। और बहुत सारी चीज़ें हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी प्रोडक्शन वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि कैरेक्टर्स जो हो गए उनके जैसे पिक्चर्स हो गए, या कोई मीडिया नहीं आनी चाहिए, वो सब चीज़ें। बिकॉज क्या है कि जो फिल्म बनती है उसमें करोड़ों रुपए लगा दिया जाता है, एक प्रोड्यूसर जो है करोड़ रुपए लगाता है। तो मीडिया जो है समझता हूँ कि उनको भी अपनी चीज़ें बेचनी है, लेकिन वो जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं वो इस बेस पे लगा रहे हैं कि यार हमारा जो लुक है वो पब्लिक में अभी डिस्क्लोज ना हो। वो डिस्क्लोज अगर अभी हो गया तो बाद में नहीं बिकेगा। फिल्म देखने जाएंगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी जो जागती है अंदर से वो बहुत ज़रूरी होती है आदमी के अंदर में।
तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने ईला में देखा। देन हमारे जो को प्रोड्यूसर है मिस्टर विक्रांत शर्मा, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको तानाजी में शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कि आई सीन योर वर्क और सब चीज़ें तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू करो इस चीज़ को। आई सेड ओके, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि ईला का भी काम चल रहा है और इसका भी चल रहा है। तो बोले कि वो बैलेंस थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज वो फिल्म भी स्टार्ट हो रही है और वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। सो जैसे जैसे वो स्टार्ट होते गई तैसे तैसे हम वहाँ से भी मेरा काम ईला का भी ख़त्म होते गया। तो एंड ऑफ द डे वो फिल्म भी स्टार्ट हो गई। वो फिल्म स्टार्ट हुई और उसमें भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपना तानाजी में। और वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि इतने बड़े बजट की फिल्म अगर कुछ भी अगर लीक हो जाता तो वो एक सबसे पहले प्रोडक्शन नज़र में आता है कि नहीं वो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे होगा ये सब चीज़ें का। तो वो था बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो एक अच्छे से ख़त्म हो गई। तो एटलीस्ट थैंक गॉड कि इतना सारा चीज़ हुआ और अच्छी खासी तारीफ हुई, अच्छा चीज़ें हो गया। और उसी की बदौलत फिर मुझे इस फिल्म में मुझे शिफ्ट किया गया कि ये नेक्स्ट फिल्म शुरू हो रही है तो आपको हम लोग वो फिल्म में शिफ्ट कर रहे हैं। तानाजी का जो पोस्ट है वो चलता रहेगा, आप तब तक इस फिल्म में शिफ्ट हो जाओ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े एक्टर के साथ में वो काम करना और एक ही प्रोडक्शन हाउस की थर्ड फिल्म कंप्लीट करना, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट आता है कि कहीं ना कहीं आपका काम इतना अच्छा लग रहा है वो चीज़ों का कि आपको आपकी ग्रोथ हो ही जा रही है, आपको उतना वो चीज़ दिया जा रहा है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सेकंड थिंग ये चीज़ अच्छी लगी कि अजय देवगन फिल्म्स जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉस है और वो है अजय देवगन, वही एक बॉस है, बाकी दूसरे कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे सब बरोबर है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं बॉस हूँ, मैं आपका सीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है, आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। एक टीम की तरह वर्क कर रहे हैं, एक टीम, एक फैमिली की तरह हर कोई काम कर रहा है। इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि यार अगर इसे कहीं कुछ ज़रूरत है मेरी तो वो सपोर्ट करता है। जैसे कि तानाजी में थे हम लोग, तो एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया था वहाँ पे कि नेक्स्ट शेड्यूल हमारा शुरू हो रहा था चित्रकूट में, जहाँ पे सेट लगा था और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में शूट है। हमें रात को 10 बजे मुझे पता चलता है कि वहाँ के एसीज काम नहीं कर रहे फ्लोर के। तो फ्लोर के एसी अगर काम नहीं करेंगे तो एक्टर्स खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बिकॉज समर का टाइम था और एक्टर्स अगर खड़े नहीं हो पाए तो मतलब शूट नहीं हो पाएगी। सो हम लोग इतना टेंशन में आ गए। तो मैं जब अकेला था वहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं कि ना बताऊं। तो मैंने हिम्मत करके एटलीस्ट बता दिया कि ये थोड़ा सा इशू है, बस कुछ नहीं था। सारी टीम आ गई वहाँ पे, सारी टीम आ गई, सबको हमने बुलाया, सारे टेक्नीशियंस को बुलाया जो जो रिक्वायर्ड था उन सबको बुलाया और रात भर में वहीं खड़े रह के हमने क्रेन्स मंगाई, एसीज मंगाए और सारे एसी लगवा दिए रात भर में। तो एक चीज़ था कि एक टीम वर्क जो है बहुत ज़रूरी है। अगर वो टीम वर्क नहीं रहा ना तो आप अकेले नहीं भाग सकते हो, कितना भी कर लो, क्योंकि इतना सारा प्रेशर होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है कि आप अकेले नहीं भाग सकते हो, आपको टीम वर्क ज़रूरत है। और वो सपोर्ट की भी किस टाइप की आपस की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपस की बॉन्डिंग नहीं रही ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि हम लोग हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं। वो इगोस्टिक क्यों होते हैं कि नहीं मैं सही, ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर आप सही हो उसके बाद क्या, आप जीत जाओ, उसके बाद क्या, आगे बताओ। कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बट हर कोई इंडियंस एक ही चीज़ साबित करना चाहता है कि आई एम द बेस्ट, मैं हूँ, मैंने किया। हर कोई पॉइंट्स कमाने के चक्कर में रहता है और कुछ नहीं है। बट यहाँ ऐसा नहीं है,
यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट्स कमाना है, मुझे बॉस की नज़र में वो होना है, मुझे ये करना है वो करना है। होते हैं बहुत सारे लोग भी आज की डेट में भी है, और मैक्सिमम लोग वही लोग मिलते हैं इंडस्ट्री में कि मुझे पॉइंट्स कमाना है, पॉइंट्स कमाऊंगा तो मुझे आगे जॉब मिलेगा, आगे मेरी ग्रोथ होगी, ये होगा वो होगा। बट क्यों, किसके लिए? मैं बोलता हूँ आप सिंपली आप काम करोगे ना, आपके काम का ही वो दिखता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो काम का तरीका है वो आपकी मेंटलिटी बताती है कि आपका माइंड कैसा काम कर रहा है, कितना क्लियर है आपका माइंड, कैसा है आपका माइंड। और अगर वो काम सिर्फ पॉइंट्स कमाने के में रहा तो इसका मतलब आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो मतलब इसका मतलब आपको फिर पॉलिटिक्स में होना चाहिए। आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या रहो, यू आर फिल्म मेकर, और प्रोडक्शन वाले के ऊपर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि फिल्म को किस वे में लेके जाना है। जैसे कि अगर किसी डायरेक्टर ने कहा कि यार मुझे ये चाहिए, जिमी चिप चाहिए, यहाँ स्टडी कैम चाहिए, कभी कभी हमें बोलना भी पड़ता है कि सर बजट नहीं है। वो हमें इसलिए बोलना पड़ता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो आ जाए, ठहराव आ जाए कि देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि कभी किसी को परखना भी ना, वो आप अगर क्वेश्चन करोगे ना तो उसकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं चेंज होगी। चेंज हुई तो आपको समझ में आता है कि कितना चेंज हो रहा है और कि चीज़ क्या कर सकता है। तो बट डायरेक्टर अगर होगा तो वो कहेगा कि नहीं बॉस मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आपने फिल्म में इन्वेस्ट किया है तो आपको फिल्म एक अच्छी बनानी है। हम लोग भी चाहते हैं कि फिल्म अच्छी बने तो जो फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो सब इक्विपमेंट से ही आएगा। तो इक्विपमेंट से जो आएगा, तो अगर हम लोग इक्विपमेंट नहीं देंगे तो मतलब इसका मतलब हम लोग फिल्म गलत बनवा रहे हैं। तो डायरेक्टर क्या करेगा, ठीक है कोई इशू नहीं, मैं कर देता हूँ। करने के लिए तो मतलब सिर्फ इतना ही है, स्टैटिक भी हो जाएगा। बट जो एक फिल्म का जो एक मोमेंट है, एक फिल्म जो रहती है वो हमेशा मोमेंट के ऊपर में ही ज़्यादा शूट होती है। तो वो अगर नहीं रहा ना तो फिल्म देखने वाले ऑडियंस की बात कहेगी यार क्या फिल्म बनाया, चलो घर चलो यार, सब एक ही फिल्म लगेगा, सब एक ही जैसा लगेगा। तो हर फिल्म का जो ट्रीटमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। उसको किस वे में रखना है, उसको मूवमेंट कितना रखना है, स्टडी कैम शूट करना है कि जिमी जिप से, जो कि एक हर एक सीन का पर्टिकुलर एक शॉर्ट डिजाइन होता है कि इसको इस हिसाब से हम लोग शूट करेंगे। अगर आज की डेट में बहुत सारे डायरेक्टर से अगर हम लोग पूछ भी ले कि हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रॉली क्यों लेते हैं, या सिंपल सा एक मैं क्वेश्चन करूँ कि स्ट्रेट ट्रैक और जूम अगर हम लोग करें तो वो क्यों लेते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है आज की डेट में। बट जिनको पता है वो उस तरीके से यूज भी करते हैं। जो कि कहते हैं ना कि आपका डिसीजन अच्छा तब आता है और सही डिसीजन तब आता है आपके एक्सपीरियंस से, और आपका एक्सपीरियंस कब आता है, काम करने से। तो काम करते रहोगे, एक्सपीरियंस आते रहेगा, एक्सपीरियंस आएगा तो आपके जो डिसीजंस है वो सही होते रहेंगे। वरना अदरवाइज वही है कि चलते रहेगा। तो एंड ऑफ द डे इनके साथ मुझे काम करके, इस प्रोडक्शन के साथ काम करके, मुझे तो घर वाली फीलिंग आती है कि ऐसा नहीं लगता है मुझे कि यार मैं कहीं एक 4 दीवारी वाली ऑफिस में आ गया कि यार वही ऑफिस का टाइम, वही सब चीजें, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं है, फैमिलियर रह सकते हैं। बट इतना है कि अगर मुझे कहीं कुछ जाना है, मुझे पर्सनल भी मेरा काम होता है तो मैंने छुट्टी भी मांगी, तो ये भी एक चीज होती है कि कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस वो पैसा कट कर देते हैं कि नहीं इनकी सैलरी से कट करो पैसा क्योंकि इन्होंने छुट्टी ले ली थी। बट ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है। आपने लिया ना, आपने बोला मुझे ये चीज़ का कि हर आदमी के लाइफ में भी उसकी भी पर्सनल एक लाइफ होती है, उसकी भी एक वाइफ होती है, उसके भी रिलेटिव्स होते हैं जिनकी शादियां होती है, जिनके कुछ फंक्शंस होते हैं, हमें भी वो अटेंड करना पड़ता है। तो एटलीस्ट वो पैसा कट नहीं करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो एटलीस्ट हमें खुशी होती है क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस देखे कि जैसे मेरी खुद की जब शादी थी तब मैंने छुट्टी मांगी थी। तो छुट्टी मांगी थी तो मेरा एक रीजन था छुट्टी लेने का कि मेरी शादी है बॉस, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना वो करने जा रहा हूँ, तो कम से कम छुट्टी तो दोगे ना। दे सेड नो, छुट्टी नहीं दे सकते आपको। क्यों, बट छुट्टी क्यों नहीं दे सकते हो आप? दे सेड नहीं क्योंकि काम चालू है। ठीक है, एक काम करो 20 डेज दे दो। नहीं दे सकते, फिल्म रिलीज पे तो आपकी फिल्म रिलीज पे मैं उसमें क्या करूँगा, मतलब ठीक है मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप कंटिन्यू करो लेकिन जाओ 15 डेज के लिए। मैंने कहा चलो डन, 15
15 डेज जो गया, उन्होंने 15 डेज का मेरा पेमेंट कट किया। तो आई सेड व्हाई? मैंने कहा ऐसा तो नहीं था कि मैं मतलब कहीं चला गया था या नहीं, आपको बताया नहीं, ये तो मेरा रीजन था, पर्टिकुलर रीजन था मेरा, तो आपने पैसा क्यों कट किया? बट उनको 15 डेज का पैसा बचा के उन्होंने बहुत पैसा बचा लिया। बट इतना था कि मेरे नज़र में तो वो लोग तो गिर गए। सिंपल सी बात है, मेरे नज़र में नहीं, बाकी के लोग जो भी काम कर रहे थे उनकी नज़र में तो वो प्रोडक्शन हाउस तो गिर गया। तो मैंने कहा यार ये तो प्रोडक्शन वैसा है जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री की लैंग्वेज में चिंदीगिरी। तो वो उस टाइप का था। तो मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा छोड़ दो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं। तो छोड़ के देन फिर आया, सडनली मेरी मुलाकात हुई, तो बस फिर ज्वाइन किया। तो इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली जैसा लगता है मुझे। तो वाइफ भी मुझे काफ़ी चिल्लाती है इन चीज़ों के लिए। अगर कोई नया बंदा है जो अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है और वो चाहता है कि अजय सर को वो पिच करे, तो वो कैसे मतलब उन तक पहुंचेगा स्क्रिप्ट, वो जानना चाहेंगे आप सर। हर एक्टर के कुछ मैनेजर्स होते हैं जो वो लोग डेट्स के मैनेजेस करते हैं, और वही एक सर्टन पॉइंट पर्टिकुलर एक आदमी होता है जो कि उन तक के पहुंचा सकता है। क्योंकि मैनेजर ही सारी चीज़ें इसलिए मैनेज करता है कि ताकि एक्टर जो है वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अगर वो डेट्स का अगर रहा कि ये प्रोडक्शन हाउस को मुझे ये डेट देनी है, मुझे वो प्रोडक्शन हाउस को वो डेट देनी है, या जो भी है, सो वो उनके माइंड में फिर वही चीज़ें चलती रहेगी। क्योंकि एक चीज़ नहीं चलती है, जैसे डायरेक्टर को कहते हैं कि फ्री माइंड रखो, बाकी चीज़ों से आप दूर रखो। दूर इसलिए रखो कि आप शॉर्ट डिविजन्स जो होते हैं, जो आपका सीन होता है, तो वह आप उन पे कॉन्सेंट्रेट करो कि कैसा शूट करना है, किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है शॉट्स, और परफॉर्मेंसेस क्या होती है, कैसे करवाना है, किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, सीन को डिज़ाइन कर सकते हो। तो जो भी है, तो उनके जो मैनेजर्स हैं आप उन्हीं के थ्रू आप पिच कर सकते हो। अदरवाइज फिर वही है कि आप पहुंच नहीं पाओगे तो स्टोरी वहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मैनेजर जो है वही एक कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सन होता है जो वहीं तक ही पहुंचा सकता है और सारी चीज़ें करवा सकता है, मीटिंग तक के करवा सकते हैं। तो वही है बस मैनेजर। तो अगर कोई न्यू कमर है जो कि पहली बार मुंबई आ रहा है, वो चाहता है कि इस फील्ड में अपना करियर बनाए, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे सर? मैं सजेस्ट उसको यही करूँगा कि अगर इस फील्ड में आए तो सबसे पहला तो एक ही चीज़ है कि टाइम, ये चीज़ ना घर पे बोले कि मैं बस अभी जाके आ रहा हूँ, ये तो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती है, और आज की डेट में न्यू कमर्स का जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ अट्रैक्शन है लोगों में कि ज्वाइन तो कर लेते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं लोगों को कि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आप लोगों को इम्प्रेस तो कर लेते हो, लेकिन आपका जो काम है, कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो वो काम नहीं दिख पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक उन चीज़ों में रहते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये पोजीशन, शो ऑफ करने में आप लगे पड़े रहते हो। तो शो ऑफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ एक ही चीज़ है, आप अपना कॉन्सेंट्रेट करो, आप जो काम आपको दिया जाए एटलीस्ट उसको अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ पूरा कंप्लीट करो। सिंपल सा है कि क्लियर जितना माइंड होगा, जितना आप डेप्थ में जाओगे, उतना टेक्निकली आप स्ट्रांग होगे। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी न्यू कमर था, तो मैं भी कुछ लोगों को मतलब पहचानता नहीं था। तो मैंने जो नागपुर में किया था, मैंने अपने इसमें, तो मेरे पास में कुछ फाइल्स थी, मेरे पास में कुछ डीवीडीज थी जो मैंने शोज किए थे कि अपना काम दिखाऊं, अपना मैं भी बेस्ट दे सकता हूँ सारी चीज़ें। तो बालाजी टेलीफिल्म संक्रमण में चल रहा था, वहाँ पे शूट चल रही थी कहानी घर घर की। तो उस सेट पे मैं गया, मैंने सुना था कि डायरेक्टर सब चीज़ें करते, तो मुझे डायरेक्टर से मिलना था। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर तो बिजी है, तो आप इनसे मिलिए, चीफ एडी से। उनका नाम था दिनेश।
तो दिनेश ने तो मुझे भगा दिया उस टाइम पे, क्या वो कौन, आई डोंट नो, गेट आउट, तो भगा दिया। ओके, बिकॉज आप हो पोजीशन पे। सडनली इंसिडेंट्स कहते हैं ना कि अब अर्थ गोल है तो घूम फिर के वहीं आते हो। तो सडनली मैं उसी गैरी बिंदर के साथ में ज्वाइन किया मैंने, जिस चीफ एडी ने, जिसके चीफ एडी ने मुझे भगाया था, मेन डायरेक्टर। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, सब चीज़ें हुई। तो तब मैंने उनको बताया कि सर मैं वही हूँ जिनको आपने भगाया था। तो अच्छा तो तू ही है, ओके। उनकी तो खैर अभी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने फिर जैसे तैसे हम लोग काम करते गए, तो उन्होंने मेरी बहुत परेड ली, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते थे, सुबह मुझसे सारा दिन शूट पे रहो, सारा दिन ये सीखो वो सीखो, फिर मुझे बोलते कि नहीं तू रात को भी एडिट जा, रात को एडिट जाके बैठो। तो मैं रात को एडिट जाता था, एडिट जाके देखता था, बट मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो टोटली न्यू था उस टाइम के लिए कि कैसा काम होता है, क्या होता है। तो चीज़ें सीख ही रहा था। तो मैंने नाइट में एडिट में रहो, दिन में वहाँ रहो, नाइट में एडिट में रहो। तो मेरा ये चीज़ चालू हुआ। तो लोगों की नज़र में तो एक चीज़ होती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादती कर रहा है मेरे ऊपर में, बट वो मेरे लिए मुझे काम सिखा रहा था, एक्सपीरियंस मुझे दे रहा था। तो मुझे एडिट समझ में आने शुरू हुआ कि एडिट क्या चीज़ होती है, क्यों होती है एडिट, क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे चीज़ें क्यों होती है इसमें। उन्होंने फिर जब मेरी बहुत अच्छी खासी उसके साथ में बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छा खासा वो दोस्त हो गया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया। उसके घर पे हम लोग जाते थे और बहुत मस्ती करते थे। तो उसने मुझे एक चीज़ सिखाई, वो मैं चीज़ हर किसी को बताना चाहूँगा कि जैसे एक पेड़ होता है, उसने मुझे यही बात बोला था कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की स्ट्रेट खड़ा होता है पेड़, उसमें डालियाँ रहती है बहुत सारी। आप सोच इतनी स्टार्ट करो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप आदमी को गुस्सा क्यों आता है, रीज़न क्या है उस गुस्से का। आप सोचना शुरू करोगे तो एक डाल पे जाओगे। आप कहोगे कि आदमी गुस्सा आया तो इसलिए आता होगा कि अपनी बात मनवाने के लिए, हो सकता है। आप वापस आओगे, फिर दूसरी सोचोगे नहीं यार ऐसा नहीं, कुछ और चीज़ होगी वो चीज़ का। फिर आप सोचना शुरू करोगे कि नहीं दूसरा कुछ रीज़न होगा, तो आप ढूंढोगे तो सेकंड डाल पे जाओगे। तो आप सोचोगे कि यार आदमी को गुस्सा आता है अपनी बात मनवाने के लिए, और भी कुछ रीज़न हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि वो सही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। नहीं यार कुछ और रीज़न हो सकता है। आप वापस आओगे, दूसरा कुछ सोचोगे, ऊपर दूसरी डाल पे जाओगे, तीसरी डाल पे, फिर वापस आगे चौथी, पांचवी, छठवीं। एंड ऑफ द डे आप जब टॉप पे पहुंचोगे ना, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो सारे आपने सोच चुके होंगे कि मेरे ये चीज़ें सोची थी। तो आपका जब टॉप में जब आप पहुंचोगे ना, जब आपका डिसीजन जो निकलेगा ना, वो आपका बेस्ट डिसीजन होगा। तो आप कहोगे नहीं ये चीज़ नहीं होती है, यही चीज़ होती है, क्योंकि आप वो चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हो कि नहीं ये चीज़ इस वजह से नहीं होती, उस वजह से। क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग साइकोनेस जो होता है, साइकोनेस भी बहुत टाइप के आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जो फिल्म थी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था एक साइकोनेस वाला था, तो उसमें भी वेरिएशंस आते हैं साइकोनेस के, कि कितने वेरिएशंस आते हैं। कोई ज़्यादा साइको रहता है, कोई कम साइको रहता है। तो हर कोई साइकोनेस के जो टाइप आते हैं हर चीज़ के, तो वो उस हिसाब से रहते हैं। तो वैसे ही आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में आता है कि आपकी सोच क्या है, आपने कितना सोचा है। वो आप जैसे जैसे सोचते जाओगे आपकी सोच और बढ़ती जाएगी। कहते हैं कि जैसे कि अगर आपको सोच को अगर बड़ी करना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, बाहर घूमिए। बाहर घूमने से आपको चीज़ें अच्छी दिखेगी, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे लोगों से मिलो, क्योंकि बुरे लोग तो हमेशा बुरा ही चीज़ें बताएंगे, आपको बुरा ही सिखाएंगे। वो आपके ऊपर में अंडरस्टैंडिंग है कि आप किन के साथ रहना पसंद करते हो, अच्छे लोगों के साथ कि बुरे लोगों के साथ, क्योंकि बुरे लोगों के साथ में तो आप हमेशा बुरा ही सीखोगे। तो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे सर देखा था कि आपकी वाइफ ने मतलब आपको बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड जैसा कुछ दिया था, तो सर उसके बारे में सर कुछ बताइए सर। बस वो तो यही है कि बेस्ट हस्बैंड, एक हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ के लिए तो बेस्ट होता ही है। बट मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती है कि शायद मैं भी इतना नहीं करता हूँगा, क्योंकि
एक हमारी जो मुलाकात हुई थी उसके साथ में, तो एक अलग तरीके से हुई थी। तो और इतनी अच्छी वाइफ मुझे मिली है ना, मुझे आज तक बिलीव नहीं होता है कि कैसे मुझे वो वाइफ मुझे इतनी अच्छी मिल गई। क्योंकि इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि शादी.com पे उसने भी प्रोफाइल बनाया था, मैंने भी बनाया था। तो अब शादी.com पे ये रिस्ट्रिक्टेड था कि आप पैसा भरोगे तो आपको नंबर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है। तो अब ये स्मार्टनेस होती है अपनी कि आप कैसे, अगर आपको दूसरे को नंबर देना है आपको, क्योंकि एक चीज़ है कि नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपको अगर किसी को नंबर देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। तो जो स्मार्टनेस मैंने की थी, स्मार्टनेस उसने भी की थी। तो मैंने आप अगर नंबर्स डालोगे ना, वो रिजेक्ट कर देगा प्रोफाइल, ये चीज़ था। और वो चीज़ उससे भी पता थी, तो मैंने वर्ड्स में डाले, नंबर को वर्ड्स में लिख दिया। तो वर्ड्स में लिखने से वो भी चीज़ क्लियर हो गई, नंबर भी मिल गया। उसने भी सेम चीज़ की थी, तो सेम चीज़ हम दोनों ने ही की थी। तो कहीं ना कहीं एक मेंटलिटी जो है वो दोनों की मैच हो गई कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो भी यही चीज़ सोचती है। वो चीज़ स्टार्ट हुई वहाँ से, और मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगी थी, बहुत खूबसूरत थी वो चीज़ का। कि मतलब देखा तो मैंने कहा कि ठीक है यार, ये बहुत अच्छी लड़की है, और आई थिंक यही है जो लाइफ पार्टनर जिसे मैं बना सकता हूँ। तो फिर जैसे से हमने कांटेक्ट किया तो फिर बातचीत हुई तो उसने तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं। फर्स्ट टाइम में मैंने कहा ठीक है, आप सोच के मुझे बता दो जैसा भी है। तो उन्होंने फिर फैमिली से बात किया, उसकी फैमिली मुझसे मिलने आई, चीज़ें आगे बढ़ी। फिर जैसे तैसे मतलब शादी हो गई तो मतलब कहते हैं कि आपको उसके बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा होता है, और वो आदमी बहुत जानता है कि मुझे इसको जानना है, बहुत चीज़ें चलती। तो एक चीज़ अच्छी थी कि हम दोनों आर्टिफिशियल नहीं है, एटलीस्ट जो है ना वो मुंह पे है। तो ना उसने कभी मुझे ऐसा कोशिश किया कि नहीं मुझे इनको इम्प्रेस करना है तो मैं इनसे इस तरीके से बात करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो है वो यही है, जो नेचुरल लगता। और मेरा भी सेम चीज़ था कि जो रखना है वो नेचुरल रखो, आर्टिफिशियल मत रखो एटलीस्ट। तो दोनों ने वही चीज़ रखी, और अभी तक की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। और थैंक गॉड कि ये बॉन्डिंग हमेशा रहे, और हर जन्म में तो ऐसी बीवी चाहूँगा मैं। बहुत लगी है सर, बहुत ज़्यादा। और इतनी अच्छी लड़की जो संस्कारी है, आज के ज़माने में मिलना, कि जो एक संस्कारी, जो एक करवा चौथ रखना, एक जो बैलेंसिंग जो लाइफ है जिसे रखना, कि बड़ों के उनका आदर करना, बच्चों से प्यार करना, फिर अगर कोई सामने वाला अगर कुछ बुरा वाला कह दे तो उसे सुना देना। तो एंड ऑफ द डे शी इज़ वेरी बैलेंस्ड, कि नहीं ऐसा है तो यही है। तो वो काफ़ी मुझे इम्प्रेस किया वो चीज़ें बहुत सारी। तो थैंक गॉड अगेन कि इतनी अच्छी बीवी मिली और मुझे इतना अच्छा अवार्ड मिला। तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं सर, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि अभी जस्ट मुझे बेटी हुई है, और इस चीज़ के लिए तो मेरी वाइफ से शर्त लगी थी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे बेटी हो। वाइफ कहती थी कि नहीं बेटा हो ज़्यादा अच्छी है, बट मैंने कहा यार बेटी होना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज के ज़माने में ना बेटे लोग ऐसे हैं ना कि कहीं ना कहीं वो रंग दिखाई देते हैं, कि अपना कहते हैं ना कि रंग दिखा देते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये चीज़ मुझे बोल दिया कि यार लड़का रहेगा ना तो आपको एटलीस्ट बुढ़ापे में ना छोड़ेगा नहीं, तो वो आपको बोलेगा कि डैड गेट आउट, मेरी बीवी आ गई है अभी। तो एटलीस्ट ये चीज़ ना हो, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, तो इस जनरेशन में इतना सारा चीज़ें देखने को मिल गया है कि आने वाली जनरेशन क्या होगी अभी पता ही नहीं। वो चीज़ का काफ़ी एडवांस्ड होगी वो जनरेशन। बट एक ही चीज़ है, जो आने वाली जनरेशन होगी ना, उसमें लड़कियां जो बेटियां होगी ना, वही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को जो रखेगी और जो समझेगी उनको। तो उसमें तो मैं शायद तो जीत गया ये चीज़ के बारे में।
हमेशा मैं ये चाहूँगा कि बेटियाँ ही हो, बट कहते ना कि बेटियाँ ही नहीं, जो संसार को जो चलाने वाली है, जो जननी है, वो तो औरत ही है। औरत नहीं होती तो बेटा नहीं होता, न बेटी होती, तो जो भी है वो औरत ही है, वो चीज़ें हैं। तो इसलिए एक औरत का एक ओहदा जो है ना वो अलग ही होना चाहिए। तो एक चीज़ तो मुझे बहुत खलती है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, और ये सबसे बड़ी कंप्लेंट है मेरी वाइफ की। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि प्रीवियस में कि 16 घंटे 18 घंटे हम लोग बाहर ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 आवर्स भी हमें बाहर रहना पड़ता है। घर जाते हैं, सोते हैं 5 घंटे, फिर वापस आ जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे मेरी बच्ची आज 1 ईयर की हो गई, कंप्लीट हो गया। वो देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ कि इतनी बड़ी हो गई। क्यों मुझे देखने को मिलता है, कई सारे तो मुझे इतने सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी कब बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जब घर जाते हैं तो सोई रहती है, निकलते हैं तो सोई रहती है, तो मिलने का खेलने का टाइम ही नहीं। वो जो बचपन है ना, वो अगर उनको ना मिले ना, तो वो फिर बड़े होके बोलते हैं वो लोग कि यार डैड आपने मुझे टाइम नहीं दिया था। तो वो आपको फिर बाद में वो होगा बहुत कि यार मैंने टाइम नहीं दिया अपने बेटे को या अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया। और वो जो टाइम होता है 1 साल का, वो बड़ा अलग टाइम होता है जो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। और वही टाइम उनका वो चीज़ होता है जहाँ पे वो लोग सीखते हैं आपसे। क्योंकि बच्चे आप जैसी चीज़ें करोगे, बच्चे वही चीज़ सीखेंगे। मेरी जो बेटी थी वो 7 महीने की थी। 7 महीने की होने के बाद, मतलब 7 महीने की जब हो गई वो, उसके बाद वो कलर्स पहचानने लगी। कलर्स वो जानती थी कि येलो कौन सा है, रेड कौन सा है। तो मैंने वाइफ को बोला कि ये कैसे कर रही है। शी सेड कि मैं उसे ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ उसको ब्रेन का जिसे कहते हैं ब्रेन एक्टिवेशन, सो वो करती है। तो उसे कलर्स पहचानना सिखा दिया। फिर 7 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची बेड पे वैसे लेटी हुई और टर्न कर जाती थी, आगे चलती थी। तो ये टचवुड की एक बहुत एक्टिव बच्ची है वो चीज़ कर कि इतना चीज़ है। बट यही चीज़ है कि एंड ऑफ द डे आज भी मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ वक्त बिताऊँ, बट वो नहीं बिता पाता हूँ। क्यों नहीं बिता पाता हूँ? मेरी भी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि मुझे जॉब करना है। जॉब नहीं करूँगा तो मुझे सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो सिंपल जो चीज़ें कनेक्टेड है। तो सिंपल सा है कि मैं तो बैकग्राउंड तो मेरा इतना बड़ा रहा नहीं है कि मैं राजा महाराजा रहा हूँ कि घर चल जाए मेरा। तो बट एंड ऑफ द डे की चीज़ है कि मुझे बैलेंस करना पड़ता है। कई बार मुझे थोड़ा सा एग्रेसिवली वाइफ को बोलना पड़ता है, एग्रेसिवली, कि नहीं मेरा जॉब है तो मुझे करना ही पड़ेगा। सो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। आई नो कि मुझे टाइम देना है। बट और ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि मुझसे गुस्सा है आज भी, मेरे ऊपर में गुस्सा है वो इस वजह से कि यार जब देखो तो इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। ऐसा क्या काम करते हैं ये? जानता हूँ कि टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वहाँ अगर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो प्रोड्यूसर की बात कहेगा कि थैंक यू सो मच, यू कैन डू। सो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, बट जो नॉन फिल्मी है मैं उनको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि उनको एक ही चीज़ पता है कि फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत प्रॉब्लम्स जाती है। अभी सिंपल सी एक बात है कि जो कि दिसंबर में किसी की शादी है रिलेटिव की, बट मुझे पता है मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने प्रोड्यूसर को भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि मेरी फिल्म शूट हो रही है जो मेरी चल रही है बिग बुल करके। तो मुझे पता है कि दिसंबर में भी शेड्यूल है जो कि जनवरी मिड तक के जाएगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जा पाएगा। तो मैंने वाइफ को ऑलरेडी मना कर दिया है, जिसके ऊपर में थोड़ी सी मेरी बहस भी हुई कि नहीं ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। मैंने कहा बस बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है, काम नहीं करूँगा तो फिर कैसे चलेगा चीज़ों का। तो बैलेंसिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट कहीं ना कहीं करके वो बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री रुलाती भी है, हंसाती है, बहुत सारी चीज़ें देती है, बट एंड ऑफ द डे हर किसी को मैं एक ही चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर इंडस्ट्री में अगर कोई भी काम करे तो एटलीस्ट एक बैकअप पॉइंट अपना ज़रूर रखे।
कि सेकंड ऑप्शन उसके लिए क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम किस लिए? क्योंकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नीशियंस की जो एक वैल्यू है वो 45 ईयर्स तक की है वैल्यू, उसके ऊपर क्या? नथिंग।